नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के घर पर छापेमारी जारी है। आजम खान के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी जारी है। दूसरे दिन भी आजम खान के घर पर छापेमारी चल रही है। तकरीबन 28 घंटे हो चुके हैं, निरंतर ये छापेमारी चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कहा यह जा रहा है कि सामान कुछ अंदर से बाहर ले जाया जा रहा है और बाहर से सामान अंदर जा रहा है। और अभी तक कुछ गहने भी यहाँ पे आईटी विभाग के अधिकारियों को मिले हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। रकम कितनी है इन गहनों की, इसको ढूंढा जा रहा है और इसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल जो बता दें कि जो आवास है यहाँ पे आजम खान के, उस आवास में किसी की जाने की परमिशन नहीं है। गली भी सुनसान पड़ी हुई है। पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आजम खान के घर पहुंच रहे हैं और ऐसे में बाहर उनकी तरफ से अब प्रदर्शन शुरू होने वाला है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा, जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह कई ऐसे ठिकाने जहां छापेमारी लगातार चल रही है। नदीम शाहीन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, अभी भी छापेमारी चल रही है और कितना वक्त लगेगा? देखिए, छापेमारी का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से कल से छापेमारी शुरू है और छापेमारी लगातार गाजियाबाद में, रामपुर में, कई जगह अलग अलग यूपी के अलग अलग ठिकानों पे जो आजम खान के ठिकाने हैं उन पर छापेमारी लगातार जारी है। ऐसे में देखा जा सकता है जो अधिकारी हैं वो अपनी गाड़ियों से, निजी गाड़ियों से आकर और छापेमारी जो है जिस तरीके से वहाँ पे शुरू की गई है, छापेमारी के दौरान तरह तरह की चीजें जो है वहाँ से ली जा रही है, जिससे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है जो अधिकारी है उनके हाथ में है और साथ में ऐसे भी दस्तावेज हैं जो उनके हाथ में हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं गहनता है और उनकी जांच की जा रही है। फिलहाल जो छापेमारी का जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी का ये भी है कि कुछ ज्वेलरी वहां से बरामद की गई है, आकलन कर रही है, तो क्या अभी तक कुछ पता लग पाया है? साफ तौर से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से लगभग 28 घंटे हो गए हैं छापेमारी का दौर जो लगातार जारी है, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ लगी हैं, जिससे कहीं ना कहीं कुछ जो गाजियाबाद में जो कुछ सामानों का भी आदान प्रदान हो रहा है। घर से कुछ सामान बाहर आ रहे हैं और बाहर से कुछ सामान अंदर जा रहे हैं। उन सामानों में क्या है? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से आई थिंक जब छापेमारी होती है उस दौर पे मीडिया को भी दूर किया जाता है, तमाम जो चीजें होती हैं उनसे भी उनको छुपाया जाता है, लेकिन ये सब चीजें बाद में बताई जाती है कि क्या चीजें हाथ लगी हैं, क्या चीजें नहीं लगी हैं। लेकिन आने जाने का जो तस्वीरें हैं जो देखी जा रही है, जो आने जाने का दौर है, जो सामान लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ हाथ लगा है, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं कि जिस तरीके से छापेमारी हुई है, छापेमारी का दौर जिस तरीके से शुरू हुआ है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी टोटल ठिकाने कितने हैं जहाँ पे छापेमारी चल रही है? बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कई ठिकाने हैं, जैसे गाजियाबाद है, जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर है, इसके साथ साथ और भी जगह हैं जहां पर छापेमारी का दौर जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है। और ये छापेमारी जिस तरीके से जारी रह रही है, उस तरीके से लगता है कहीं ना कहीं कुछ ठिकाने पे कुछ जो कुछ अधिकारी हैं उनको कुछ ना कुछ हाथ लग रहा है, जिससे छापेमारी का जो टाइमिंग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा यह जा रहा है समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आजम खान के घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। क्या यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है, कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से छापेमारी का दौर शुरू हुआ था उस तरीके से जैसे मीडिया में ये खबरें आई थी, उसके बाद से लगातार जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होना शुरू हो गए और आजम खान के घर के आसपास उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान को देखा जाता है, आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, बड़े नेताओं में माने जाते हैं। जिस तरीके से उनके पीछे छापेमारी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बोलने में मजबूर है कि ये जानबूझ के इस तरीके से किया जा रहा है। तो उसकी जो छापेमारी का जो जहाँ पर छापेमारी हो रही है वहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और भी फोर्स वहाँ तैनात कर दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं माहौल ना खराब हो। और ऐसे में जो कार्य जो अधिकारी कर रहे हैं, जो IT की रेल लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं और उसको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी क्या अपडेट है और कितनी जगह छापेमारी होनी बाकी है नदीम? देखिए, जिस तरीके से अभी छापेमारी यूपी में, उत्तर प्रदेश में चल रही है, उससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है तमाम ऐसी जो उनके ठिकाने हैं, जो भी उन्हें पता लगता रहेगा अधिकारियों को, फिलहाल उस जगह वो जाते रहेंगे। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर छापेमारी लगातार जारी है। कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर छापेमारी का दौर बिल्कुल बदस्तूर जारी है। इससे देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी आजम खान के जो करीबी हैं उनके ऊपर चल रही है। जो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनके घर पे छापेमारी चल रही है। गाजियाबाद की अगर एकता की बात की जाए तो वहाँ पर भी लगातार इस तरीके की छापेमारी है। हालांकि अभी क्या कुछ हाथ लगा है ये कहना मुश्किल है। जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, छापेमारी में बड़ा कुछ खुलासा भी हो सकता है। जी, समाजवादी पार्टी का भी बयान निकल के सामने आया था। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से सरकार कमजोर पड़ती जा रही है, अखिलेश यादव फिर कहते हैं कि इसलिए छापेमारी शुरू हो जाती है। क्या अभी भी कोई बयान आ रहे हैं?
देखिए, अगर बयानों की बात की जाए तो बयान लगातार जारी रहते हैं। बयानों का रुकना थमना नहीं होता है। जिस तरीके से बयानबाजी होती रहती है उस तरीके से देखा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सरकार चल रही है, सरकार के विपरीत और जो कार्य हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। जो समाजवादी पार्टी है सबसे ज्यादा आवाज उठाती है, समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं इसी मामले को लेकर के। जो किसान भी उनके सहयोगी होते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। जिस तरीके से आजम खान के पीछे जो छापेमारी है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ट्वीट हो रहे हैं या जो उनके बयानबाजी है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से छापेमारी चल रही है उसमें अभी देखा जा सकता है कि जो यूपी के जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं उनमें जो छापेमारी चल रही है उससे क्या कुछ निकल कर कितना आता है। कितना वक्त और लगेगा इस छापेमारी को खत्म होने में, कोई जानकारी आपके पास है क्या? जी, लगभग अभी तक 28 घंटे हो चुके हैं जो छापेमारी का दौर जारी है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि कब तक छापेमारी रुकेगी, जो कब तक और चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और अधिकारी कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश में है। जिस तरीके से पहले भी जो आजम खान है उनको कहीं ना कहीं घेरा गया था, उनके जो उनके लड़का था उसको भी कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम को भी अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी से काफी कुछ मिला था। उसी तरीके से आज जो छापेमारी चल रही है, कल से छापेमारी लगातार 28 घंटे हो चुके हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखा जा सकता है तो छापेमारी का दौर है वो लगातार जारी है और ये कहना मुश्किल है कि कब तक छापेमारी रहेगी। जी। ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी ये जानकारी आ रही है कि कागजात कुछ जब्त किए गए हैं और गैजेट भी कुछ आईटी विभाग ने अपने पास ले लिया, उनमें से कुछ निकल के सामने आ पाया है? देखिए, साफ तौर से कहा जा सकता है जिस तरीके से ये आईटी की रेड जो चलती है उसमें रेड में कुछ भी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि बीच में से कुछ भी नहीं पता लगता। जैसे कि पैसा, ज्वेलरी या कुछ दस्तावेज जो बरामद होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा छुपा के रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं की जाती है, बताया नहीं जाता है। जिस तरीके से अधिकारी होते हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं उस चीज को दबा के रखते हैं। जब इसका एक बड़ा जब खुलासा होता है, जब इसका टाइमिंग पूरी हो जाती है, जब इसको पूरे टाइमिंग को जब पूरा इसको अंडर कर लेते हैं, उसके बाद उसको संभाल के बताया जाता है क्या दस्तावेज बरामद हुए हैं, क्या पैसा बरामद हुआ है, क्या कुछ अहम जानकारी बरामद हुई है। वो सब चीजें जब उस दौर में जब बताई जाती है। जी। कोई बयान निकल के सामने आया आजम खान का? देखिए, अभी तक कोई भी बयानबाजी सामने नहीं आई है। फिलहाल अगर समाजवादी की बात की जाए तो समाजवादी की तरफ से कोई ना कोई बयान आना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से दूसरे दिन ये लगातार छापेमारी चल रही है उससे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। जैसे आजम खान के घर के आसपास जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी का अगर दौर बढ़ा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खलबली मचेगी और कार्यकर्ता मौके पहुंचेंगे। जैसे गाजियाबाद में छापेमारी चल रही है तो उससे भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से छापेमारी का दौर है वो कहीं ना कहीं भरपूर जैसे जारी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं घटानी चाहिए, जिससे जो छापेमारी है वो कम हो और उसमें जो कार्यकर्ता है वो ना शुरू हो। ना सिर्फ आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है इस वक्त, बल्कि उनके सहयोगी जो है सह संस्थापक, उनके घर भी छापेमारी चल रही है। क्या वहां से कुछ बरामद हो पाया? आपके पास कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से मैंने पहले बताया आपको, जो गाजियाबाद में उनके सहयोगी हैं जो उनके साथ में जुड़े हुए थे, जो ट्रस्ट है उनका, जो रामपुर में ट्रस्ट है उससे भी जुड़े हुए लोग थे, उनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है। जो उनके करीबी बताए जाते हैं उनके यहाँ पे छापेमारी चल रही है। तो लगातार छापेमारी है। अब इसमें देखने वाला सवाल है वो यही है कि आगे क्या कुछ इनके हाथ से बरामद होता है, क्या कुछ पुलिस को इनके हाथ से लगता है, क्योंकि जो चीजें हाथ लगाई हैं उनसे कहीं ना कहीं अभी देखा नहीं जा सकता कि क्या चीजें ये हाथ लगी है। तो जब ये चीजों का खुलासा होगा तो जब जाकर ये पता लगेगा कि ये चीजें यहाँ बरामद हुई है। फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है कि किस तरीके की चीजें बरामद हुई है, किस तरीके की चीजें जो बरामद हो रही है, जो चीजें मिल रही है, उनका कहना मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, दूसरे दिन भी आज लगातार छापेमारी चल रही है। सपा नेता आजम खान के घर में छापेमारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ ज्वेलरी मिल रही है, उनका आकलन किया जा रहा है और सवाल जवाब भी यहाँ पे किए जा रहे हैं लगातार। और सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापे का आज दूसरा दिन है। बता दें कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आजम के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। तो वही इनकम टैक्स के 30 से 40 लोगों की टीम बुधवार सुबह से ही आजम खान के परिवार से पूछताछ कर रही है। साथ ही आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी और वो सफर रिजॉर्ट पर भी इनकम टैक्स का रेड जारी है। बताया जा रहा है कि आजम खान के घर और यूनिवर्सिटी के एसएसबी के कमांडो ने घेर लिया है और साथ में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। बिल्कुल जैसे कल
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है, जिसको लेकर संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कड़ा विरोध किया और कहा है कि आजम खान के साथ जुल्म ज्यादती और अगर कोई जुल्म करता है तो जुल्म की हैसियत से कार्रवाई की जाने, न किसी को टारगेट कर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने आजम खान को अपना पुराना साथी बताते हुए कहा कि उनका आजम खान से गहरा रिश्ता है, वो बाबरी मस्जिद कमेटी और समाजवादी पार्टी के मैदान में साथी रहे हैं। देखिए, ये खुला हुआ जुल्म और ज्यादती है आजम खान के साथ। ठीक है, अगर उनकी निगाह में कोई काम जुर्म है तो जुर्म की हैसियत से उसमें कार्रवाई करें, एक्शन लें, लेकिन ज्यादती करना और इंसानियत के खिलाफ, मतलब ये कि एक इंसान को इंसानियत की जिंदगी नहीं गुजारने देना और इतना जुल्म करना, ये जुल्म अच्छा नहीं है। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट इनके मसले पर गौर करे और मतलब ये कि अगर कोई जो भी कार्रवाई है इनके खिलाफ का एक्शन है, इन्होंने कोई जुर्म किया है, कोई गलती की है, तो बहरहाल उसका उसी एतबार से उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये हरेसमेंट अच्छा नहीं है। और भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि पीएम मोदी आज एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। भोपाल पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। तो 57,000 करोड़ की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। यहाँ पे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी काफी लाभ यहाँ पे मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री आज दोनों राज्यों के दौरे पर है, चूंकि दोनों राज्यों में चुनाव है और ऐसे में बिगुल फूकेंगे यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इस वक्त ये भोपाल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भोपाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। आगे के कार्यक्रम में उनकी तरफ से शिरकत किया जाएगा। यहाँ पे जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई योजनाओं की सौगात यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनता को पीएम मोदी देने वाले हैं। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। टांडा के पावर प्लांट को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ये सपा काल का टांडा का वही पावर प्लांट है जिसका नाम मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं बोला। यहाँ लोगों को जोड़ने वाला पुल सपा के समय में बना था। तो टांडा के पावर प्लांट को लेकर अखिलेश यादव का ये ट्वीट निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा ये सपा काल का वही टांडा प्लांट है, पावर प्लांट है जिसका नाम कभी भी मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है। तो ये ट्वीट है अखिलेश यादव का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा जा सकता है कि निशाना साधा है यहाँ पे सत्ता पक्ष पे। उन्होंने टांडा के पावर प्लांट को लेकर ये ट्वीट करते हुए एक निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये सपा काल का टांडा का वही पावर प्लांट है जिसका नाम कभी भी मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है, नहीं बोला है, जिसके बारे में कभी भी जिसका जिक्र भी नहीं किया गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि कभी भी इसका नाम नहीं लिया गया है। यहाँ लोगों को जोड़ने वाला पुल सपा के समय में बना था। तो वो बता रहे हैं कि ये टांडा का जो पावर प्लांट है वो समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। उसका जिक्र, उसका नाम कभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नहीं लिया है। मुख्यमंत्री पे उन्होंने सीधा निशाना साधा है। और प्रधानमंत्री ने हिंदी दिवस पर ट्वीट किया है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने शुभकामनाएं दी है। कहा है कि मेरे सभी परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हिंदी दिवस है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। इससे पहले गृह मंत्री ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी थी देशवासियों को, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट है जो नजर आ रहा है। उन्होंने हिंदी दिवस पर ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने परिवारजनों को बधाइयां दी है, शुभकामनाएं दी है।
तो मेरे सभी परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। तो ये ट्वीट है प्रधानमंत्री का जो उन्होंने किया है और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी है परिवारजनों को, देशवासियों को। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर वीडियो संदेश जारी किया है। अमित शाह ने कहा है कि हिंदी एक जनतांत्रिक भाषा रही है, हिंदी ने एकता की भावना स्थापित की है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी राजभाषा का उपयोग को बढ़ावा देने की भी पहल की है। राजभाषा विभाग द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की भी नई परंपरा शुरू की है। 13-14 नवंबर 2021 बनारस में पहला और 14 सितंबर 22 को सूरत में और राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस साल पुणे में यह तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राजभाषा को तकनीक के अनुसार विकसित बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ का भी निर्माण किया है। और इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक पर पश्चिम बंगाल के एलओपी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये चोरों, भ्रष्ट लोगों, वंशवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करने वाले लोगों का गठबंधन है। पीएम मोदी 400 से अधिक सीटों के साथ वापस आएंगे। शरद पवार के घर पे बैठ के बैठक किया है जिसमें भारत वो तो इंडिया अलायंस नहीं है भैया, करेक्शन कीजिए। I.N.D.I.A ये चोरों का अलायंस है। भ्रष्टाचारी, वंशवादी, परिवारवादी, तुष्टीकरण राजनीति जो करता है ये लोग का अलायंस है। ये अलायंस का देश का कुछ नहीं है। मोदी जी अगली बार 400 पार देख लेना, ये बेकार, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और दिल्ली में आयोजित 63वें ACMA वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब पराली जलती नहीं, अब पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाई जाती है, 150 टन बायो बिटुमेन बनाते हैं। आने वाले कुछ सालों में कमर्शियल हाईवे, जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों द्वारा तैयार किए गए ईंधन पर ही चलेंगे। एयरफोर्स ब्राजील का 22% इथेनॉल एयरफोर्स में फाइटर जेट में डाल रहा है। हमारे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल, हम लोग उनके पीछे लगते थे। अभी प्लांट चालू हो गया। पराली जो जलती थी, इस बार देखना है मुझे विंटर में, अब पराली जलती नहीं, पराली में वैल्यू एडिशन हुआ। अब पराली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं, 150 टन बायो बिटुमिन बनाते हैं और वो अब बायो एविएशन फ्यूएल बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में हमने पॉलिसी अब स्वीकार की है कि हम 8% बायो एविएशन फ्यूएल हम एविएशन फ्यूएल में डालेंगे। और आपको बताता हूं, सुदर्शन जी वहां तक सीमित थे, अब आगे देश गया। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और आप ये स्वदेशी स्वावलंबन की सबसे बड़ी बात है कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। मैं अभी, मुझे लोग पूछते हैं आप इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, मिथेनॉल बोल रहे हैं, इथेनॉल बोल रहे हैं, बायो CNG, बायो एलएनजी, सबको बोल रहे हैं, तो क्या होगा? मैंने बोला आप चिंता मत करो, आप सब में कितना भी दम होकर आप करेंगे तो भी 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। क्योंकि गाड़ियों की संख्या, ऑटोमोबाइल की ग्रोथ इतनी बड़ी हुई कि जब मैं मंत्री बना, ये मेरे पास ही डिपार्टमेंट है, तब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज 12.5 लाख करोड़ की हुई है। और लखनऊ में एक के बाद कई धमाके करके मॉक ड्रिल शुरू किया गया। बता दें कि लोक भवन के अंदर मॉक ड्रिल शुरू हुई, जिसमें NSG के जवान, यूपी पुलिस के जवान, यूपी फायर सर्विसेज के जवान मॉक ड्रिल में शामिल हुए। तो वहीं लोक भवन के आसपास के इलाकों को कवर करके ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें धमाके कर सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है।
रायबरेली शहर कोतवाली के मधुबन क्रॉसिंग में रेलवे गेट बंद होने पर दबंग भड़क गए और रेलवे गेटमैन को धमकाकर गेट खोलने की कोशिश भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र पुलिस ने गैंगस्टर पर कार्रवाई कर गैंगस्टर सौरभ को 33.73 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली है। बता दें कि सौरभ ने अपराध की दुनिया से अर्जित धन से लाखों रुपए की चल अचल संपत्ति खरीदी थी, जिसको सीओ एसडीएम के साथ बीबीनगर पुलिस देर रात कुर्क करने पहुंची। तो वहीं सौरभ पर गंभीर धाराओं में 11 मुकदमे दर्ज कर पुलिस ने एक ब्रेजा कार और एक मकान को भी जब्त किया है। और लखनऊ के थाना केसरबाग के घसियारी मंडी में अपार्टमेंट के अंदर से निकली गाड़ी ने मासूम को रौंद दिया। बता दें कि सिल्वर हाइट अपार्टमेंट के अंदर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर सृष्टि नाम की 2 साल की बच्ची को रौंद दिया गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वही परिजन व स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। कार्रवाई के लिए वो लगातार मांग कर रहे हैं। दिल्ली के ईस्ट सागरपुर में किराना जनरल स्टोर में रखे फ्रिज से करंट लगने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद किराना स्टोर पर परिजन बच्चे के शव को रख रात भर धरने पर बैठे और न्याय की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बच्चे का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। तो वहीं मौके पर एसीपी और एसएचओ भी मौजूद है। तो 8 साल की बच्चे की जान चली गई है। किराना स्टोर के मालिक पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बच्चे का शव वहीं पे रख के रात भर धरना दिया गया है। परिजनों की मांग है कि इंसाफ दिलाया जाए। बच्चे का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है और मौके पर एसीपी एसएचओ मौजूद है। मामले को शांत कराने का प्रयास यहां पे किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। परिजन समझने को तैयार नहीं है, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं उसी के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और दिल्ली के रनहोला थाना इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद पीड़ित पिता का कहना है कि आरोपी बेटा इलाके का बीसी है और अपनी पत्नी के साथ माता पिता की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आया था। लेकिन जब पिता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने अपनी पत्नी और 2 बदमाशों के साथ मिलकर माता और पिता पर जानलेवा हमला करके लहूलुहान कर दिया। बता दें कि जब पीड़ितों ने पुलिस में इसकी शिकायत की तो पुलिस की तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और फिलहाल बुजुर्ग दंपति इस वक्त दीनदयाल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।